हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जीके जीएस का है और ये क्लास बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी है बुल्ले शाह। तो ठीक है फ्रेंड्स, पागल पंथ की स्थापना जो है वो किया गया था करम शाह के द्वारा। करम शाह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पागल पंथ की स्थापना जो है करम शाह के द्वारा किया गया था। करम शाह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह ने, ऑप्शन बी सैयद अहमद ने, ऑप्शन सी सलीम उल्लाह ने, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी कि एम ए जिन्ना। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, इसका आंसर जो है हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह, यानी कि फराजी आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु नानक ने, ऑप्शन डी गुरु राम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो कूका आंदोलन जो है ये संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, कूका आंदोलन जो है संगठित किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 1875 दक्कन के दंगों का जो है तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है अकाल की छाया, ऑप्शन बी है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन सी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 1875 के दंगों का जो तात्कालिक कारण था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है फ्रेंड्स, 1875 दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रानाडे ने, ऑप्शन डी वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है वो स्थापित किया गया था ऑप्शन डी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है वो स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी घाट में, ऑप्शन सी पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों रामोसी विद्रोह जो है वो सही रूप से जो है पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, रामोसी विद्रोह जो है सही रूप से पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पूना में हुआ था, ऑप्शन बी बड़ौदा में हुआ था, ऑप्शन सी सूरत में हुआ था, ऑप्शन डी कालीकट में हुआ था। तो दोस्तों बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था।
ठीक है दोस्तों, बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी है खोंद, ऑप्शन सी है नाईकदा, ऑप्शन डी है कुकी। तो दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति था उस जनजाति का नाम है खोंद जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी उसका नाम है खोंद जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ठीक है, 1855 में किस, यहाँ तो आंसर भी दे दिया है मेजर बारो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो आंसर भी आ ही गया है मेजर बारो, तो इसको क्या डिस्कस करना। तो जान लीजिए कि 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने मेजर बारो को हराया। ठीक है, 1855 में जो है संथालों ने अंग्रेज के कमांडर मेजर बारो को हराया। 1855 ईस्वी में संथाल जो है वो अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ईस्वी 1855 में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सिद्धू और कान्हू ने, ऑप्शन बी है बुद्धू भगत और तेजा भगत ने, ऑप्शन सी है मुल्लू मानेक और जोधा मानेक, ऑप्शन डी है मदारी पासी और सहदेव, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों 1855 में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 1855 में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1888 में, ऑप्शन सी है 1899 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो दोस्तों मुंडाओं ने विद्रोह किया था वो किया था 1895 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था वो किया था 1895 में। ठीक है दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1895 में, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए है कोल से, ऑप्शन बी है कच्छा नागा से, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी है संथाल से। तो दोस्तों उलगुलन विद्रोह जो है वो जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। ठीक है दोस्तों, उलगुलन विद्रोह जो है वो जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है अलीपुर। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है वो रांची था, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी शंभुदेव। तो दोस्तों 1899 से 1900 के बीच जो है मुंडा क्रांति का नेता जो हैं वो थे बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता जो थे वो नेता थे बिरसा मुंडा। ओके फ्रेंड्स,
अब है बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। बुद्धू भगत के अधीन जो है 1831 का कोल विद्रोह जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है सतारा। तो दोस्तों बुद्धू भगत के अधीन जो है 1831 का कोल विद्रोह जो है वो हुआ था सिंहभूम में। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धू भगत के अधीन जो है 1831 का कोल विद्रोह जो है वो हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह किस दौरान हुआ था। हौज विद्रोह जो है किस दौरान हुआ था। ऑप्शन ए है 1920-21 के दौरान, ऑप्शन बी है 1620-21 के दौरान, ऑप्शन सी है 1720-21 के दौरान, ऑप्शन डी है 1820-21 के दौरान। तो दोस्तों हौज विद्रोह जो है वो हुआ था आपका 1820-21 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, हौज विद्रोह जो है वो हुआ था 1820-21 के दौरान। याद रखना है हौज विद्रोह 1820-21, हौज विद्रोह 1820-21। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। ऑप्शन ए है विजय गनरम का राजा, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के दीवार वेलुथम्पी। तो दोस्तों इनमें से जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ की बगावत जो नहीं की थी वो नहीं किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत जो नहीं किया गया था वो किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया। ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी है रंगपुर और दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी है विष्णुपुर और बीरभूम विद्रोह, ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किए हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में जो है चर्चा किए हैं। ठीक है बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि बताइए आनंद मठ जो है किस विद्रोह पर आधारित था। तो वहाँ बता देना है कि दोस्तों आनंद मठ जो है ये सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। और बहुत में ये पूछ देगा कि बताइए आनंद मठ की रचयिता किसने की है। तो आनंद मठ की रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। इन सभी बातों को याद रखना है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पे आधारित था। ठीक है, और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया था, लिखा गया था। इन सभी बातों को याद रखना है। अब है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था। अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति पालन करने वाला वायसराय जो था वो था दोस्तों लॉर्ड लीटन। अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति का पालन करने वाला जो वायसराय था वो वायसराय था लॉर्ड लीटन। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति का पालन करने वाला जो वायसराय था वो वायसराय था दोस्तों लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे किसने रद्द कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है 1878 ईस्वी का ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन।
तो दोस्तों 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो रद्द कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो रद्द कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और पूछेगा कि बताइए 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लागू अगर पूछे दोस्तों तो लागू हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है फ्रेंड्स, 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लागू किया गया था लिटन के द्वारा और रद्द किया गया था रिपन के द्वारा। तो इतने बातों को याद रखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा रद्द किसने कर दिया और बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया, इसलिए दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी है किसानों के साथ, ऑप्शन सी है ग्रामीण समुदाय के साथ, ऑप्शन डी है मुकदमों के साथ। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किया गया था जमींदारों के साथ। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किया गया था जमींदारों के साथ। याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। इसका हल्का सा डिस्कशन है, देख लिया जाए। डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, अस्थाई बंदोबस्त से ही रिलेटेड डिस्कशन है, तो देखा जाए। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त को ही जो है इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो है अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। क्या था अस्थाई बंदोबस्त? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों को बीच जो है कर वसूलने से संबंधित जो है एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो दोस्तों अगर पूछ दे बताइए कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब किया था अस्थाई बंदोबस्त को लागू? तो अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 22 मार्च 1793 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त जो है 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और किसने किया था लागू अस्थाई बंदोबस्त? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों के पास जमीन का अधिकार न रहना, ऑप्शन बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, ऑप्शन डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो दोस्तों बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, उसका कारण जो था, उसका मेन कारण है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है दोस्तों, बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट जो लागू करने का कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। नेक्स्ट है रैयतवारी प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, मतलब कहाँ लागू की गई थी वो पूछ रहा है। रैयतवारी प्रणाली जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है कहाँ पे लागू की गई थी? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मद्रास में, ऑप्शन सी है बम्बई में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो दोस्तों रैयतवारी प्रणाली जो है वो सबसे पहले लागू जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में।
ठीक है दोस्तों, रैयतबारी प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। रैयतबारी प्रणाली जो है सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, तो आइए रैयतबारी व्यवस्था के बारे में जो है एक छोटा सा व्याख्या देख लिया जाए, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। तो दोस्तों सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतबारी व्यवस्था की आरंभ की। तो रैयतबारी व्यवस्था की आरंभ जो है 1820 में जो है मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे ना टॉमस मुनरो, उन्होंने ही रैयतबारी व्यवस्था आरंभ की थी। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। और ये व्यवस्था जो है दोस्तों रैयतबारी व्यवस्था ये लागू की गई थी मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में। रैयतबारी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई थी। ठीक है, इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। और रैयतबारी व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों, तो रैयतबारू में जो है ना रैयतबारी व्यवस्था में इसमें रैयत या फिर किसान को जो है भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होता था। ठीक है, रैयतबारी व्यवस्था लागू कब की गई थी, तो 1820 में। सबसे पहले रैयत व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो मद्रास में। रैयत व्यवस्था को किसने लागू किया, किस गवर्नर ने, तो रैयतबारी व्यवस्था को लागू किया टॉमस मुनरो ने। रैयतबारी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो रैयतबारी व्यवस्था को लागू किया टॉमस मुनरो ने। और सबसे पहले रैयतबारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो मद्रास में। सबसे पहले रैयतबारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो मद्रास में। रैयतबारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1820 में। और रैयतबारी व्यवस्था में क्या होता था, तो इसमें जो है किसानों को जो है मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। ठीक है, रैयतबारी व्यवस्था में जो है किसानों को जो है भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ रैयतबारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए है 1868 में, ऑप्शन बी है 1881 में, ऑप्शन सी है 1885 में, ऑप्शन डी है 1990 में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1885। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1885। यानी कि बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी 1885 में। ठीक है दोस्तों, बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है मान्यता दी गई थी, वो दी गई थी 1885 में। तो इसका भी व्याख्या है, देख लिया जाए। 1885 बंगाल और बिहार में जो है भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। 1885 बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 बंगाल सरकार का एक अधिनियम था, जिसमें व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में जमींदारों और उनके काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अब है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो आइए जान लिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में छोटा सा डिस्कशन। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती 1857 ईस्वी में हिंदी में की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है,
सत्यार्थ प्रकाश क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना दयानंद सरस्वती ने 1857 में की थी। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज की सिद्धांतों का प्रचार प्रसार था। और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की गई थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। इसके साथ साथ इसमें ईसाई, इस्लाम एवं अन्य कई पंथों व मतों का खंडन भी है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्लियर हो गई। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। और सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी जो रचना हुई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। और दोस्तों एक बात और जान जाइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जो है पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो यहाँ आंसर देना है स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इतना कुछ डिस्कशन हो गया दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बताइए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष ने, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन सी है SN बनर्जी ने, ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष ने। तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है दोस्तों ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, तो डिस्कशन देख लिया जाए। अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगाल भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र था। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। इसकी स्थापना दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। तो याद रखना है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। याद रखना है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्नलिखित अखबारों में से जो है कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, ऑप्शन बी है लीडर, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, ऑप्शन डी है फ्री प्रेस जर्नल। तो दोस्तों निम्नलिखित अखबारों में से जो है जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जो था वो हो जाएगा लीडर। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अखबारों में से जो है जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था वो अखबार जो है हो जाएगा लीडर। यानी कि लीडर अखबार जो था वो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का ही प्रचारक था। ठीक है फ्रेंड्स, लीडर समाचार पत्र जो था वो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का ही प्रचारक था। अब देख लीजिए लीडर समाचार पत्र के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। तो लीडर समाचार पत्र जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए भी थे कि लीडर समाचार पत्र जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और लीडर के संपादक जो हैं ये लीडर समाचार पत्र जो है इसके संपादक जो हैं पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है दोस्तों, लीडर के संपादक जो हैं ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा संपादित प्रचार पत्र था। तो ठीक है, ऑप्शन में है ना न्यू इंडिया और
एक और था कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है संपादित समाचार पत्र था। यंग इंडिया की स्थापना जो है 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, यंग इंडिया की स्थापना जो है 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। और फ्री प्रेस जर्नल जो है एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक है दोस्तों, और फ्री प्रेस जर्नल जो है एक न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन ए है बुद्धिजीवी, ऑप्शन सी बी है नगरीय उच्च जातियां, ऑप्शन सी है निर्धन सर्वधारण वर्ग, ऑप्शन 4 है उदार रजबारे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से 1, 2 और 3, यानी कि बुद्धिजीवी, नगर उच्च जातियां और निर्धन सर्वधारण वर्ग, ये सभी के सभी जो है समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक रहने देते हैं आज का डिस्कशन। कल से जो है क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।